कि अगर कोई भी एक्ट बन के आता है पार्लियामेंट से, लेजिस्लेचर से, तो उसको कोर्ट में ये माना जाता है कि वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है और सही है। अगर आप कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आपको साबित करना है। इसी तरह प्रिजम्पशन जो क्रिएट होता है वो उसके फेवर में होता है। तो अगर किसी भी तरह का ऐसा मुद्दा आता है जिसमें सिविल सर्वेंट को ये पावर दी जा रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि वो वफ़ की प्रॉपर्टी को डिसाइड करे कि ये वफ़ है कि नहीं है, तो उसमें सरकार का पहलू ज़्यादा मजबूत होता है और आवाम का पहलू कमज़ोर होता है। एक पहलू जिस पे बहादुर अब्बास भाई ने एक पहलू पे जिक्र किया, हम उसके दूसरे पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक जो 1995 में ओरल वफ़ भी हो सकता था, जैसे आपने देखा है कि मुसलमान कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें ओरल हो सकती हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि वफ़ रिटन होना चाहिए, मतलब वक्फ नामा होना चाहिए, जिसको वफ़ डीड कहते हैं। जैसे आपकी ट्रस्ट डीड होती है वैसे ही वफ़ डीड होती है। एक पहलू उन्होंने बताया कि इसके ज़रिए से बहुत सारे लोग साबित नहीं कर पाएंगे। उसका दूसरा पहलू है जो क़ानूनी, और जो क़ानूनी पहलू है वो ये है कि किसी भी क़ानून का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब है कि अभी 3 बिल आए हैं, क़ानून के 3 बिल आए हैं, जिसमें IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को बदल दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू है। लेकिन जितने भी केस हिंदुस्तान में दर्ज हुए हैं 1 जुलाई 2024 से पहले, वो आज भी IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट के तहत डिसाइड किए जाएंगे। अगर वफ़ एक्ट 1995 में ओरल वफ़ करना अलाउड था, तो जब तक ये बिल आ नहीं जाता, जब तक ये एक्ट की सूरत में नहीं आ जाता, इससे पहले के किसी भी लॉ पे, किसी भी डिस्प्यूट पे आप ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं लगा सकते हैं कि इसमें वफ़ डीड होना ज़रूरी है। वो ओरल वफ़ लॉ के तहत काम करेगा और रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क़ानूनी एतबार से मना है। तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2 मुस्लिम वुमेन और 2 नॉन मुस्लिम्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि एक सेपरेट बोर्ड बनेगा जिसमें बोहरा और आगा खानी कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया है। ये एक तरह का लॉलीपॉप है सरकार की तरफ से। ये लॉलीपॉप इसलिए है कि जब हम शिया, बोहरा और आगा खानी की बात करेंगे तो बहुत सारे मुसलमान कम्युनिटी में लोग ये सोचेंगे तो ये तो हमारे फेवर की बात है, लेकिन इस लॉलीपॉप में ये कौम आने वाली नहीं है। और इस तरह के लॉलीपॉप हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट से, चूँकि हमें गवर्नमेंट की नीयत पता है। जब किसी की आपको नीयत पता हो, जो कुरान से भी आया है कि अगर आप किसी की नीयत पता हो तो उसके अमल को आप उसी निगाह से देखते हैं, और नीयत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और नीयत साफ़ है कि पूरे वफ़ के चीज़ों पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कब्ज़ा हो, और वहाँ पे जो आवाम की चीज़ें हैं ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं कब्ज़ा है, बहुत ज़्यादा खिदमत हैं मौलाना करबे जवाद साहब की। एक बार आप सलवात पढ़ दीजिए उनके लिए, जितनी खिदमत उन्होंने की हैं। हमको नहीं लगता है कि मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी ने इतनी ज़्यादा खिदमत की होंगी और इतनी ज़्यादा वफ़ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सरकार के कब्ज़े से काम किया होगा, पीसफुल तरीके से, बिना किसी वायलेंस के तरीके से। चूँकि हम एक पीसफुल कौम है और हम पीसफुल तरीके से अपनी बात रखना जानते हैं और चाहते भी हैं। एक चीज़ है जिसका मैं बहुत ज़्यादा अपोजिशन नहीं करता हूँ, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है कि जो भी वफ़ का प्रॉपर्टीज़ हैं इनका साल में एक ऑडिट हो, और ऑडिट कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के तरफ से होगा, जो कैग कहलाता है। हम लोग तो इसके फेवर में हैं, क्योंकि जब कैग का ऑडिट होगा तो जितनी भी प्रॉपर्टी सरकार के कब्ज़े में है या भू माफिया के कब्ज़े में है, वो ऑडिट के ज़रिए से उनको ही निस्तनाबूद करेंगे, उसको ही ख़त्म करेंगे। उसमें हमारी प्रॉपर्टी जो भी हैं वो सरकार के उसमें अंडर में जो आती है या भू माफिया में, जब ऑडिट होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि ऑडिट आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कैग के ज़रिए से। तो इस चीज़ का मुझे नहीं लगता है कि इतना बहुत ज़्यादा अपोजिशन करना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर देना, और ये प्रिजम्पशन की बात भी हम आपको समझा दें। प्रिजम्पशन की बात ये होती है कि एक पार्टी हमेशा मजबूत होती है। तो जब आप कोर्ट जाते हैं तो क़ानून जो बना होता है, अगर आप कह रहे हैं कि CA अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कोर्ट ये मान के चलता है कि CA कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको साबित करना है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो प्रिजम्पशन अगर आप सरकार के फेवर में देंगे तो वफ़ में और ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट होंगी, और ज़्यादा प्रॉपर्टी के ऊपर ही मौलाना करबे जवाद साहब और दीगर अफराद, जामी रिजवी साहब, कैसर कासिम साहब, सारे लोग इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं,
और उनकी जो भी खिदमत हैं हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चीज़ को पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ समझें, क्योंकि ये आपकी पर्सनल या हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये कौम की एक मीरास है और ये मीरास हमारी कौम में बाकी रहे। 2020 में मैं जब इसका बेदारी प्रोग्राम शुरू किया तो हज़रत के पास गया मैं, और हज़रत ने मुझे एक तवील वक्त दिया और पूरे हिंदुस्तान के वफ़द के कारगुजारी, उसकी मौजूदा सिचुएशन पे एक तवील डिस्कशन हुआ और ये लखनऊ से इसका अभियान शुरू हुआ। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा स्टेट में स्टडी किया गया, समझा गया, और जो क्रक्स था पूरा इस अभियान का बिहार और उत्तर प्रदेश था, दिल्ली था। चूँकि हमें हिंदी बेल्ट में पिछले 70 साल से किसी तरह का रिफॉर्म वक्त भी नहीं हुआ था। अब बिल के पे अगर हम फ़ौरन आ जाएं तो बिल का एक्ट जो है 2023 से सरकार काम कर रही थी और इसमें तकरीबन उसने आधे दर्जन प्रोग्राम मुख्तलिफ सूबे में और हेडक्वार्टर पे किया। हमें इस बात का इल्म था, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन और सीईओ थे, या तमाम वो लोग जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इल्म था कि बिल में क्या क्या तब्दील होना है, लेकिन जो उसका पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट था वो उसकी जानकारी नहीं थी। तो मैं क्विकली उस पर रिस्पांस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट अभी हमारे एक प्रोफेसर साहब ने और अब्बास भाई इससे पहले के लोगों ने डाला है। इसके 3 पहलू अहम हैं पूरे बिल के, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ बचा नहीं है। 44 अमेंडमेंट हैं इसमें, और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के तारीख में मैक्सिमम 20 या 21 अमेंडमेंट हुए हैं एक एक्ट में, लेकिन ये 44 अमेंडमेंट है। अब इसका कोई वजूद नहीं बचा है। 3C, 3A, 3B, तमाम 40A सेक्शन, तमाम इनकी अगर तारीखी अगर स्टडी करेंगे तो 1995 का एक्ट और तो 1923 के एक्ट के को पसमंजर में रखते हुए इसको एक तरह से ड्रिल कर दिया गया है। और इसके पीछे जो ख़ास बात है कि अब वक्फ नहीं कहा जाएगा। गौर करने की बात है कि जैसे कनॉट प्लेस को हमने राजीव चौक के नाम से तब्दील कर दिया गया, बहुत शहरों का नाम जो है हमने तब्दील कर दिया गया, तो हम इसको वक्फ के नाम से ऑनवर्ड नहीं जानेंगे, उसका नाम होगा उम्मीद। उम्मीद जो है इसकी प्रियम्बल से शुरू होता है और आने वाली नस्लें जो हैं अब वक्फ के नाम से महरूम हो जाएंगी। जो ख़ास बात है, मैं जो आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा, मेरे गवर्नमेंट के पैनल से बात हुई तो मेरे 3 सवाल थे उनसे कि क्या किसी मुसलमान को 5 साल का अगर उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो कि उसकी एंट्री 5 साल की उम्र की, यानी उसकी मियाद इस्लाम में दाखिल होने की 5 साल है, इसका लॉजिक क्या है? क्या 1 घंटे का इस्लाम और 100 साल के इस्लाम में कोई फ़र्क कर पाएंगे? हु विल इशू द सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट कि ये 5 साल का मुसलमान है? इसका मतलब जब वो डिफ़ाइन किया कि वक्त में कौन कौन हो सकता है, तो 5 साल का एक नया ईमान में दाखिल होने वाला वो वक्फ यूज़र हो सकता है, वक्फ क्रिएट कर सकता है। दूसरा, जिस पे डीएम की जो बात हो रही जिला अधिकारी का, ये बहुत बारीक और कम्प्रिहेंसिव है। सरकार की मंशा बहुत क्लियर है। 3 तरह की वक्फ प्रॉपर्टी हमारे पास हैं। एक वक्फ में रिकॉर्ड है जिसकी तादाद बताया अभी अब्बास भाई ने। एक वक्फ जो राजस्व में रिकॉर्ड है लेकिन वक्फ बोर्ड में नहीं है, लेकिन उसकी नवैयत जो है, कैफियत जो है वक्फ की है। एक बड़ी तादाद है जो वक्फ यूज़र के नाम से जाना जाता है, जो कैसी रिकॉर्ड में नहीं है। सरकार उस पर एक तरह से बैरिकेड लगाना चाहती है कि यू विल नॉट कंटिन्यू एज ए वक्फ यूज़र एनी इबादतगाह, एनी वक्फ अमलाक। तो काबिल गौर ये बात है कि अगर डीएम को आप इस बात का अधिकार देने जा रहे हैं कि डीएम ही फाइनल अथॉरिटी होगा टाइटल फाइनल करने के लिए, मिसाल के तौर पे जैसा बताया गया और जो लिखा हुआ है कि डीएम की जो फाइनल डिसीजन होगा कि वेदर इट इज़ ए गवर्नमेंट लैंड और वक्फ, और उसमें ज़्यादा वक्त की बात नहीं है क्योंकि बात हो चुकी है। इसमें जो बारीक बात ये समझने की है कि कोई भी टाइटल डिसाइड करने के लिए हमारे यहाँ लीगल फ्रेंड्स हैं, वो जानते हैं कि वो जुडिशियल तरीके से टाइटल तय होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई लैंड है या कोई वक्फ लैंड है तो उसका टाइटल डीएम या एडिशनल कलेक्टर को तय करने का अख्तियार नहीं है। बिहार में हाल ही में पिछले हफ्ते एक आदेश आया हाई कोर्ट का कि डीएम को इस बात का अख्तियार नहीं है कि ज़मीन के टाइटल का वो
फैसला करे। इट मीन्स ये नल एंड वाइड है, डीएम का जो अधिकार है वो नल एंड वाइड है। तो कहने का मतलब सरकार ने इस पर होमवर्क नहीं किया है और सरकार की जो मंशा है ज़्यादातर पॉलिटिकल है। और जैसा कि वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन कंपोजिशन की जो बात है वो भी 100% पॉलिटिकल है, रेशनल नहीं है। किसी 23 मेंबर में 11 नॉमिनेटेड हो जाएं तो फिर इसका वजूद क्या है, और सब उन्हीं के हैं। और आप गौर से देखेंगे मुस्लिम एमपी और विधायक की बात नहीं है उसमें, इनडायरेक्ट वे में। तो आप उसके तरफ से ध्यान को हटा के कंसंट्रेट करें कि क्या वक्फ का जो एक्चुअल क्रक्स है इस अमेंडमेंट में बचा है कि नहीं बचा है। तो उस सवाल का जवाब ये है कि उसमें कुछ भी नहीं बचा है। मिसाल के तौर पे मैं एक बात कह के कंप्लीट करूं कि र्यूमर जो है अब्बास भाई पिछले 2 साल से फैलाया जा रहा है कि कहीं भी वक्फ के बोर्ड लगा दिया जाए तो ये वक्फ मान लिया जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि केरल में या मद्रास में एक ऐसा गांव था जो 1500 साल पुराना था और उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना झंडा लगा दिया। पूरा गांव और 1500 साल पुरानी प्राचीन मंदिर वक्फ बोर्ड की अमलाक हो गई। ये किसने किया? ये इसी एक्ट के तहत हुआ जिसका जो इंचार्ज था डीएम था, कलेक्टर था, वही डिप्टी सर्वे कमिश्नर था और वही डीएम जो है जिलाधिकारी है। उत्तर प्रदेश के केस में मैं बताऊं कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है कि एक पीलीभीत में फुलरिया गांव है। 1890 में एक जमींदार ने 423 एकड़ ज़मीन वक्फ कर दिया और वो वक्फ है वो डीड है, अलल खैर है और डीड के तहत है। जैसा कि इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी कानून आया जिसको हम बोलते हैं 1951 में लैंड एवोल्यूशन और रिहेबिलिटेशन एक्ट, उस जमींदार से जबरन जो है उस ज़मीन को अधिग्रहण करा लिया गया, जिसको कहते हैं एक्वायर कर लिया गया। एक्वायर करने के बाद उसको 10,000 रुपये 500 की एक बॉन्ड दे दी गया और बताया गया कि तुम्हारी लैंड की वैल्यू है। लेकिन वो डीएम उस वक्त भी उसका चेयरमैन था, ये भूल गया कि उस लैंड एवोल्यूशन एक्ट में एक क्लास था 1947 से पहले कोई भी धर्मार्थ यानी वक्फ और बागात तालाब एक्सक्लूडेड था। लेकिन उसने इंटेंसली जो है उसको पट्टा आए हुए पाकिस्तान से जो हमारे मुख्तलिफ लोग थे उनको पट्टा कर दिया गया। वो किसी 20 एकड़ 50 एकड़ का ज़मींदार हो गया और जो ज़मींदार था खुदकास्ट वक्फ का वो जो है मज़ार पे बैठ गया। ये केस इसलिए जानना है कि जिस जिला अधिकारी पे इतना विश्वास किया जा रहा है तो वो जिला अधिकारी 1947 में 49 में 50 में क्या क्या हुआ अयोध्या में हमें सबको मालूम है। वही जिला अधिकारी मद्रास में किया जो 1500 पुरानी मस्जिद थी मंदिर थी उसको भी साथ किया। फुलेरिया गांव में उस ज़मींदार को बेदखल कर दिया गया और हाल ही में 2023 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जब वो पिटिशनर वादी गया वहाँ पे तो प्राइमा फेसी जज ने देखा और बताया कि जब 1890 में ये ज़मीन वक्फ हो चुकी है, अलल खैर है और ये रिकॉर्डेड है तो अधिग्रहण कैसे हुआ। तो जवाब नहीं था किसी के पास, तो जवाब तरह तरह के आए बहकाने वाले। लेकिन उसके बाद का जो बात है बहुत ही डराने वाली बात है। उस पूरे 75 ज़िले हजरत 75 ज़िले में 6 महीने से इस बात की जांच हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में कि कितनी ऐसी ज़मीन है जो सरकारी लैंड पर वक्फ नोट है। हालांकि सवाल ये था कि कितनी वक्फ लैंड है जिस पे सरकार ने कब्जा किया है। और मैं समझता हूँ कि पूरा टेस्ट केस यूपी का है ये। दूसरा जो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी जो है सीओ होगा और वो ज़रूरी नहीं कि गैर मुस्लिम होगा। तो हमें मालूम है कि हमारी टर्मिनोलॉजी क्या है, भाषा क्या है, इसके तमाम इम्पैक्ट होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो आगाज़ है अब्बास भाई की और हजरत की, हम चने के 2 दाल हैं, पहले वक्फ है, बाद में आगा खानी है, बाद में कोई भी है कादियानी है, पहले वक्फ है, अल्लाह के नाम से है और क़यामत तक रहेगी, यकीन है, हमारा ईमान है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह इस लड़ाई का आगाज़ पूरे देश में दूर तक जाएगा और इसकी बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। मैं एक आखिरी बात बताऊंगा मैं अपने लीगल फ्रेंड्स को कि पूरे प्रदेश में तकरीबन अगर 112 या 13 सेक्शन हैं तो 100 सेक्शन पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं हजरत। हमारा किसी तरह से एक्ट हमारे फेवर में है, अमेंडमेंट के फेवर में नहीं है। हम लीगली टेक्निकली जो हैं हम पूरी तरह से साउंड हैं, हम इसको लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम यकीन करते हैं कि हजरत की जो ये लीडरशिप है हमें आगे ले जाएगी और हम इसको हर तरह से मजबूत करते हैं। और हमारे वकाला हजरात ने, माहिरीन कानून ने
आपको उन एक्ट्स के बारे में वजाहत दी। मैं उन सब के बारे में नहीं अर्ज़ करना चाहता, मैं तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वक्फ़ जो है ये अलल्लाह व वक्फ़ अलल औलाद। तो वक्फ़ अलल औलाद वो तो वाज़ेह है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ाम कर सकता है। वक्फ़ अलल्लाह में ये मसाइल किससे पूछेंगे? ये वकाला हज़रात बताएंगे मुझे कि इसमें कहीं ये भी है कि दो तो अहले हुनूद रहेंगे, क्या दो आलिम भी रहेंगे जो तुम्हें बताएं वक्फ़ अलल्लाह का कानून क्या है? वो आप लोग बताएंगे। दूसरी गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि दिल्ली में वकाला हज़रात की एक काबिल मुलाहज़ा तादाद है, जजेस हज़रात भी मौजूद हैं, अपने उन्हें इकट्ठा किया जाए और एक खुसूसी मीटिंग इंशाअल्लाह। बहादुर भाई आप बहादुर हैं, इस वजह से बहादुर हैं कि आपके पीछे एक पूरी अच्छी एक तंजीम है जो आपका सहारा, और सबसे बड़ा सहारा अल्लाह और रसूल का है। और मौलाना कल्ब जवाद साहब कायदे मिल्लत हमेशा से वक्फ़ के लिए लड़ते आए हैं। कल तो अपनों से लड़ रहे थे और आज गैरों से लड़ रहे हैं। कल भी वक्फ़खोर थे, आज बड़े वक्फ़खोर हैं जिनके मुंह बहुत बड़े हैं, तो उसे मिलकर ही हमें करना है। और दूसरी गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वाक़ई ये बिल जो है, जैसा कि वकाला ने बताया, यहीं